हेलो स्टूडेंट, जैसे कि यूपी पुलिस का एग्जाम है उसके लिए हम लोग क्विक रिवीजन लेकर आए हैं। जो वन लाइनर सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे और इसके लिए हमने पॉलिटी की सीरीज में हम भाग 6 से भाग 15 तक को एक वीडियो में मात्र 10 मिनट में हम कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और यहाँ से आपके कम से कम 5 नंबर मिलने के चांसेस पूरे बने हैं, क्योंकि यूपी पुलिस में अक्सर आपसे ऊपर ऊपर भाग और आर्टिकल पूछ लेता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अच्छे से समझ कर जाइए, क्योंकि यही से आपका पास होना सुनिश्चित करता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे भाग 6 में भाग 6 का संबंध आपका किससे है? राज्य से है। और राज्य का मतलब क्या है? आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237। इसमें देखिए कुछ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम सभी आर्टिकल को पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उसको नोट डाउन करा देंगे। जैसे कि आर्टिकल 152 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा कहता है। आर्टिकल 153 राज्यपाल के बारे में कहता है। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में कहता है। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहता है। आर्टिकल 156 राज्यपाल का कार्यकाल कहता है। आर्टिकल 157 से 158 योग्यताएं व शर्तें कहता है। आर्टिकल 159 शपथ कहता है। आर्टिकल 161 क्षमादान की शक्ति कहता है। आर्टिकल 163 मंत्री परिषद की सहायता व सलाह के लिए कहता है। आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री व मंत्री कहता है। आर्टिकल 168 राज्य का विधानमंडल कहता है। आर्टिकल 170 विधानसभा की संरचना कहता है। आर्टिकल 171 विधान परिषद कहता है। आर्टिकल 172 कार्यकाल कहता है। आर्टिकल 174 सत्र स्थगन और विघटन के बारे में कहता है। आर्टिकल 175 और 176 राज्यपाल का अभिभाषण कहता है। आर्टिकल 178 विधानसभा अध्यक्ष। आर्टिकल 194 सदनों की शक्तियां व विशेषाधिकार। आर्टिकल 200 विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति। आर्टिकल 202 वार्षिक वित्तीय विवरण और आर्टिकल 213 राज्यपाल का अध्यादेश शक्ति। आर्टिकल 214 प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय। आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय की रिट शक्ति। आर्टिकल 233 से आर्टिकल 237 अधीनस्थ न्यायालय। देखिए, ये तो हो गया आपका भाग 6 के बारे में, लेकिन इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपका है आर्टिकल 161 जो राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति देता है। आर्टिकल 153 जो राज्यपाल के बारे में बताता है और आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री व मंत्री के बारे में बताता है। ठीक इसी क्रम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है आर्टिकल 226 जो उच्च न्यायालय में रिट की शक्ति देता है। ध्यान देने वाली बात है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट की शक्ति देता है, लेकिन जब हाई कोर्ट की बात आती है तो क्या कहता है? आर्टिकल 226। तो ये आपका भाग 6 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलेंगे भाग 7 में। तो आपको पता होना चाहिए कि भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है, इसीलिए हम भाग 8 के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भाग 8 है वो 239 से आपका 242 तक है। तो देखिए, कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि भाग 8 में कौन से अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है। तो आप याद कर लीजिए, भाग 8 में आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242। उसके बाद अगर देखेंगे तो आर्टिकल 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 239 ए कुछ यूटी में विधानमंडल और मंत्री परिषद के बारे में बताया गया, जैसे कि गोवा और दिल्ली के जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें विधानमंडल के बारे में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 239 ए इसको दिल्ली में विशेष प्रावधान के लिए कहा गया है, जैसे कि जो वहां पे कितने परसेंट मंत्री रहेंगे और कितने वहां पे सचिव रहेंगे, और दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ हमारे भारत की राजधानी है, तो इसलिए उसको कुछ विशेषाधिकार भी प्रदान किए गए, कुछ शासन स्तर पर भी दिए गए, तो वो बताया गया। उसके बाद 240 राष्ट्रपति की विनियमन बनाने की शक्ति। उसके बाद 241 यूटी के लिए उच्च न्यायालय, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए उच्च न्यायालय। तो ये आपका भाग 8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ क्या पूछता है कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पूछता है। उसके बाद देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछने वाला आपका है आर्टिकल 9 जो पंचायतें जो स्थानीय शासन के बारे में कहता है, जिसमें से 243 से ग्राम सभा है, 243 भी पंचायतों का गठन है, 243 सी संरचना है, 243 डी आरक्षण है, 243 ई कार्यकाल है 5 वर्ष का, 243 एफ अयोग्यता है,
243 जी शक्तियों का उत्तरदायित्व है, 243 एच वित्तीय शक्तियां हैं, 243 आई राज्य वित्त आयोग है और 243 के राज्य निर्वाचन आयोग है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो क्या है, भाग 9 है, पंचायत। क्यों? क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर का एक टॉपिक मुद्दा चल रहा है कि जितने भी ग्राम प्रधान थे उनको ग्राम प्रशासक बना दिया गया है, जो है प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया चुनाव न होने की वजह से। तो ये अभी न्यूज में बना हुआ है, तो इसलिए यहां से प्रश्न पूछ सकता है। क्या प्रश्न पूछ सकता है कि पंचायत संबंधी अनुच्छेद कौन से भाग में है? पंचायत संबंधी अनुच्छेद है भाग 9 में। आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। और इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिए, राज्य निर्वाचन आयोग जो स्थानीय शासन है, यानी कि जो पंचायत की चुनाव है वो कौन कराता है? वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत है? 243 के तहत। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी क्रम में दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका? भाग 9A। भाग 9A जो नगर पालिकाएं हैं, इसमें आर्टिकल क्या है? इसमें आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 जेड जी तक है। और इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हमें बता देता हूं, 243 की क्यों क्या है? नगर पालिकाओं का गठन। 243 आर क्या है? संरचना। 243 एस क्या है? वार्ड समिति। 243 ई क्या है? आरक्षण। 243 टी क्या है? कार्यकाल। 243 वाई क्या है? वित्त आयोग। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पूछ सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछ सकता है कि कौन से भाग में नगर पालिका है? तो क्या आप ऑप्शन लगाएंगे? 9A। उसके बाद हम चलेंगे आपके भाग 10। देखिए भाग 10 में 2 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। एक है 244A अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। जैसे कि आपको पता है पूर्वोत्तर के राज्यों में मेघालय, नागालैंड, असम, मिजोरम, इन सब क्षेत्रों में जो होता है जहाँ पे जनजाति क्षेत्र है वहां पे प्रशासन जो है, प्रशासनों का अधिकार वहां के जो स्थायी जो शासन होता है उनको प्रोवाइड किया गया है। उसी के क्रम में 244 के तहत असम को स्वायत्त राज्य की दर्जा दिया गया, स्वायत्त राज्य की दर्जा गया है। तो जब भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात किया जाए तो वो कौन से भाग में आता है? वो आता है भाग 10 में। उसके बाद हम करेंगे बात भाग 11 का, जो संघ एवं राज्य क्षेत्र के बीच के संबंध के बारे में बताएगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो देश है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि राज्यों और संघों के बीच में संबंध बना हुआ है। उसी क्रम में शक्तियों का भी बंटवारा हुआ है, कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों का भी बंटवारा हुआ है। उसी क्रम में हम देखेंगे इसमें भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच के संबंध के बारे में बताया गया, जिसमें से विधायी संबंध क्या है? 245 जो है कानून बनाने की सीमा बताई गई है। 246 में संघ, राज्य व समूह की सूची बताई गई है। 248 में अवशिष्ट शक्तियां बताई गई। और ध्यान दीजिए कि भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है। उसके बाद 249 के तहत राष्ट्रहित में संसद की शक्ति बताई गई है। 250 में आपातकाल में संसद की शक्ति बताई गई है कि संसद जो है संघीय प्रणाली से चलेगा, संसद के पास से मूल अधिकार को कम करने की शक्ति होगी, संसद के पास वित्तीय लेन देन या सीमा संबंधित राज्यों में शासन करने का अधिकार होगा। तो इस प्रकार से जो है शक्तियों का बंटवारा मिला है। उसके बाद देखेंगे 252 में राज्यों के अनुरोध पर संसद में कानून। उसके बाद अगर प्रशासनिक बात करेंगे तो 256 के तहत राज्यों का दायित्व, 257 के तहत संघ का नियंत्रण, 262 के तहत अंतर राज्य नदी विवाद और 263 के तहत अंतर राज्य परिषद। तो ये आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट ये पूछ सकता है कि संघ एवं राज्य के संबंध किस भाग से संबंधित है। तो आपका क्या ऑप्शन रहेगा? आपका ऑप्शन रहेगा भाग 11। उसके बाद हम चलते हैं भाग 12 में। भाग 12 क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद। यानी कि जो भारत में जो संचित निधि है, भारत में जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो जो भारत का खजाना है वो किस तरीके से किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित रखा जाएगा, इसके बारे में कहा गया है। जैसे कि आर्टिकल 265 के तहत विधि के बिना कर नहीं, यानी कि अगर संसद को या विधानमंडल को किसी प्रकार का टैक्स जनता के ऊपर अधिरोपित करना होगा तो जब तक उसको विधानमंडल से या संसद से कानून बनाकर पारित नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी टैक्स नहीं लिया जा सकता है। उसके बाद 266 के तहत संचित निधि, उसके बाद 267 के तहत आकस्मिक निधि, उसके बाद 268 और से 281 तक करों का वितरण, उसके बाद 280 के तहत वित्त आयोग। जैसे कि यहाँ से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जैसे कि जीएसटी है, जीएसटी में
क्या हो, राज्य और केंद्र के बीच में जीएसटी का बंटवारा होता है, तो वो बंटवारा कौन करता है, राज्यों को अनुदान कौन देता है, तो कौन देता है, वित्त आयोग देता है। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से पूछ सकता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 44वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार, जो 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, उसको कानूनी अधिकार बताया गया था। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बता दिया गया था। और यह आपके किस में आता है, यह आपके भाग 12 में आता है। तो कभी कभी संपत्ति के अधिकार के से संबंधित अनुच्छेद नहीं पूछता है, क्योंकि बहुत से लड़के 44वें संविधान संशोधन 301 याद करके रखते हैं, लेकिन भाग वो भूल जाते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा कौन से भाग में है, वो है भाग 12 में। उसके बाद हम चलते हैं भाग 13, जो है भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी कि भारत सीमा के भीतर जो भी व्यापार करना हो, समागम करना हो, वाणिज्य करना हो, इससे संबंधित जो है अनुच्छेद किसमें है, उसमें है भाग 13 में। इसका अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है, 301 व्यापार की स्वतंत्रता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यापार की स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद 301 में। अनुच्छेद 302 का संसद द्वारा प्रतिबंध, जैसे कि कुछ व्यापार पे, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई गांजा, अफीम या फिर ऐसे अनैतिक गतिविधियों में शामिल है, अनैतिक व्यापार कर रहे हैं, तो उस पर कौन प्रतिबंध लगा सकते हैं, उसको संसद प्रतिबंध लगा सकती है। तो किस अनुच्छेद के तहत है, 302 के तहत। उसके बाद वित्तीय शक्तियां, 307 के तहत वित्तीय शक्तियां, 304 के तहत राज्यों की शक्ति है, और 307 के तहत प्राधिकरण की नियुक्ति है। उसके बाद हम बात करेंगे भाग 14। भाग 14 में हम बात करेंगे संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में बात क्या करेंगे, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। जैसे कि आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपकी जब नियुक्ति हो जाएगी तो आप किसके अधीन अपनी सेवा देंगे, तो इसके बारे में बताया गया। जैसे कि भर्ती एवं शर्तें के बारे में 309 में बताया गया है, और आर्टिकल 310 में कहा गया प्लेजर डॉक्ट्रिन। प्लेजर डॉक्ट्रिन का मतलब है प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है कि जब अगर मान लीजिए आप पुलिस बन जाएंगे, तो आपका जो सेवा होगा वो किसके अधीन होगा, वो राज्यपाल के इच्छा के अधीन होगा। यानी कि राज्यपाल जब तक चाहेगा तब तक आप अपनी सेवा देंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो अपने मनमाने तरीके से हटा सकते हैं। इसमें जो कर्मचारी होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए आर्टिकल 311 दिया गया है, जिसमें कहा गया बर्खास्तगी से सुरक्षा, यानी कि वो अपने मनमाने ढंग से किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि आर्टिकल 312 क्या करता है, अखिल भारतीय सेवाएं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवाएं, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद 315 में लोक सेवा आयोग, यानी कि जो यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराती है, आईएएस जिससे लोग बनते हैं, वो क्या है, लोक सेवा आयोग। और इसका गठन किसके तहत होता है, आर्टिकल 315 के तहत। उसके बाद 320 क्या है, यूपीएससी और राज्य पीसीएस के कार्य, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में जैसे कि उत्तर प्रदेश में जैसे पीसीएस है, और उसी तरह अन्य अन्य राज्यों में पीसीएस के लिए जो आयोग बना है, और सेंट्रल का यूपीएससी, उसके कार्य क्या होंगे इसके बारे में बताया गया। उसके बाद आर्टिकल 301 के तहत प्रशासनिक अधिकरण, और 323 बी के तहत अन्य अधिकरण के बारे में बताया गया है। उसके बाद बात करेंगे भाग 14A। भाग 14A में अधिकरण के बारे में बात किया गया, और इसमें दो अधिकरण, एक है 323A प्रशासनिक अधिकरण, और एक है 323B अन्य अधिकरण। अब देखिए भाग 14 में जो प्रशासनिक अधिकरण है, इसका जो भाग 14A में जो अधिकरण है, इसका मतलब यह है कि जो प्रशासन से संबंधित सेवा, शर्तें, वेतन, छुट्टी, ये सब सारी चीजें कौन निर्धारित करेगा, आर्टिकल 323A के तहत प्रशासनिक अधिकरण निर्धारित करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे भाग 15 निर्वाचन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम में आपको 2 नंबर दिलाने के लिए ये भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी आपको पता है कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, और आने वाले समय में कुछ राज्यों में चुनाव जैसे पंजाब में होने वाला है, तो इसीलिए निर्वाचन आयोग से संबंधित हमेशा प्रश्न पूछता है। तो कभी कभी डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लेता है कि निर्वाचन का संबंध किस भाग से है, तो आपका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 15। अब इसमें देख लीजिए आर्टिकल 324 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रख लीजिए, याद कर लीजिए। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग है, जिसका संबंध जिसके तहत चुनाव होता है। उसके बाद आर्टिकल 325 एक सामान्य निर्वाचक नामावली। उसके बाद 326 वयस्क मताधिकार, आर्टिकल 326 वयस्क मताधिकार के। और आप देखिए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए कि कौन से संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष के आयु के लोगों को वयस्क मताधिकार का अधिकार मिला था। तो एक कमेंट में आप बताएंगे, हम लास्ट में इसका उत्तर भी आपको बताएंगे। उसके बाद
आर्टिकल 327 के तहत संसद के चुनाव संबंधी शक्ति है। आर्टिकल 328 के तहत राज्य विधानमंडल की शक्ति है। आर्टिकल 329 के तहत चुनाव मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप निषिद्ध है। आर्टिकल 301 जो है निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि एग्जाम में क्या सर ज्यादा रिवीजन किया जा सकता है, तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन करेंगे भाग 6 जो राज्य के बारे में बताया गया है। उसके बाद भाग 9 जो पंचायतों के बारे में बताया गया, जो भाग 9A नगर पालिकाएं के बारे में बताया गया है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आप याद करेंगे भाग 15 जो निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया। तो ये वीडियो आपकी और आपके जैसे बहुत से अभ्यर्थियों के लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।